हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए भी सबसे ज़्यादा है ना आवश्यकता है रिवीजन का। आप जितने भी पढ़ चुके हैं उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका 21 फरवरी को जो साइंस का पेपर होने वाला है, राइट, क्लास 10th का, तो उनके लिए मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 1 से लेकर के 50 तक रिविजन क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, राइट, जो आप सभी के लिए एग्जाम वॉर साबित होने वाला है। चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेगुलर 10 सालों से पूछा जा रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरी बेस्ड हो, राइट, कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो उन कंटेंट से पूछा ही जा रहा है जो कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो अगर देख लिए तो काफ़ी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, बाकी सारे यूट्यूबरों जैसा मैं वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन एग्जाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, राइट। तो आप जो है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें बताया गया है। तो 1 बाई 1 पॉइंट को आइए हम समझते हैं, राइट। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं, पार्ट 1 में जो है 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन किया गया है ना, डेफिनेशन दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना उनका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो वीडियो को देख सकते हैं, राइट। चलिए हम 26 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है? तो 26 नंबर में कह रहा है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, राइट। चलिए इनको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, नवीकरणीय जो होता है, नवीकरणीय है ना, ऊर्जा का वे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक यानी ईश्वर जो होता है, ईश्वर के रूप में जो है बार बार हम उसको है ना उनकी मदद से जो है हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट, प्रकृति द्वारा। जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, बायोगैस, ये सब के सब जो है पर्यावरण में सुरक्षित होते हैं, जो खत्म नहीं होता है, राइट। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ये भी तो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका जो है भंडार जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। जो एक बार समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। इनका जो है अधिक प्रयोग होने से जो है प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए भविष्य के लिए जो है ना, भविष्य के लिए क्या होता है, मतलब असुरक्षित है, ठीक है। तो ये इसका जो है कोई सुरक्षित भंडार नहीं है। और याद रखिए, भविष्य के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो है अधिक उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आपका जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पवन ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है। और अनवीकरणीय में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 27 नंबर का सवाल देखते हैं। साबुनीकरण पर टिप्पणी करें, ठीक है। साबुनीकरण क्या होता है? देखिए, साबुनीकरण जो होता है ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें वसा जो होता है, वसा या तेल को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। साबुन कपड़े साफ और शरीर की सफाई के लिए काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग किया जाता है। और यह अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। साबुन उद्योग का ये आधार है, ठीक है, साबुनीकरण। देखिए 28 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं जिस टीचर के पास पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं नोट्स करवा दिया होगा। फिर भी चलिए हम समझते हैं, क्योंकि हम रिवीजन पर्पज से हम ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। उत्सर्जन तंत्र जो होता है शरीर से हानिकारक जो अपशिष्ट होता है, मल मूत्र, उनको जो है बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और मानव शरीर में जो गुर्दा होता है, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। और गुर्दा जो है रक्त को साफ करता है, यानी खून को साफ करता है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र होता है ना, मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। और यह शरीर के जो तंत्र हैं उनको संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। और यहाँ से जो है क्या निकलता है? मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर का सवाल को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिया गया हो या थ्योरी बेस्ड हो, तो कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इनको जो है अब रिवीजन पर्पज से ध्यान से देखिए। 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 29 नंबर का सवाल को देखिए, ठीक है। 29 नंबर का सवाल कह रहा है विभव और विभवांतर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभव, देखिए विभव का मतलब होता है किसी भी बिंदु पर जो स्थित इकाई होता है, धन आवेश, ठीक है, पॉजिटिव करंट जो होता है, धन आवेश की जो स्थित ऊर्जा को कहते हैं, राइट। विभवांतर कहते हैं उसको जो दो बिंदुओं के बीच है ना इकाई आवेश को ले जाने के लिए जो है काम करता है।
जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव और विभवांतर को जो है वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट में। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो है विभवांतर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है, राइट। तो याद रखिए। चलिए प्यारे बच्चों 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि धोवन सोडा जो है बनाने की, है ना, विधि। धोवन सोडा को जो है हम धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है, इनसे कपड़ा वपड़ा साफ होता है। तो धोवन सोडा या, है ना, धोवन सोडा जो होता है ना, धोवन सोडा, उसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, याद रखिए। इसे बेकिंग सोडा को गर्म करके बनाया जाता है। इसको किससे, बेकिंग सोडा को गर्म करके। पहले जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जो है क्या होता है ना, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और बाद में इसमें जो है जल मिलाने के बाद हमें धोवन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धोवन सोडा। तो याद रखिए धोवन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, कपड़े धोने में होगा, कांच बनाने में होगा, जल को जो है ना मुलायम करने में होगा, साफ करने में, ठीक है, शुद्धिकरण करने में, ये धोवन सोडा का उपयोग है। ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। चलिए 31 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर का सवाल कह रहा है कि नेफ्रॉन, क्या, नेफ्रॉन का जो है क्या करना है, सचित्र वर्णन करना। नेफ्रॉन जो होता है हमारे प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन क्या होता है, हमारे शरीर का, है ना, एक ऑर्गन है। क्या है, हमारे शरीर का क्या है प्यारे बच्चों, एक ऑर्गन है। गुर्दे की जो संरचना और क्रियात्मक इकाई है ना, जो रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में जो है लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन 10 से 12 लाख होते हैं। मुख्य रूप से जो है ये वोमन जो कैप्सूल होता है, ठीक है, और गले में रूलर जो था, गले में रूलर जो होता है, ठीक है, और ये एक लंबी कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। और याद रखिए जो रक्त से जो है अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। नेफ्रॉन में जो है विरिक कणिका होता है ना, क्या होता है, विरिक कणिका, है ना, बोमन संपुट होता है, या कप के जो है आकार की एक कप के आकार का एक रचना है, ठीक है। और कोशिका जो कुछ होता है ये, है ना, संपुट के अंदर रक्त कोशिकाओं को, है ना, एक जाल से जो है रक्त को छानता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। और आप जो है कहीं ना कहीं डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। नलिका विरिक होता है, ठीक है, हिलने का लूप होता है, दूरस्थ कुंडली नलिका होता है, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, है ना, जो रक्त का जो होता है, रक्त का कहीं ना कहीं क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रक्त का जो है क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं, ठीक है, और मूत्र मार्ग तक जो है अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाते हैं। नेफ्रॉन का जो है काम जो होता है वो उच्च दाब पर रक्त को छानता है, जिससे जल, ग्लूकोज, है ना, एमिनो अम्ल और यूरिया, है ना, बोमन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। और नलिका से गुजरते समय जो है शरीर के लिए ये उपयोगी पदार्थ, यानी जैसे ग्लूकोज, पानी और सॉल्ट जो होता है, लवण, वो वापस रक्त में अवशोषित कर देता है। बाकी रक्त से जो अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ से यूरिया, पोटेशियम, है ना, मूत्र के रूप में स्रावित होकर के ये बाहर निकाल देता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, है ना, क्या है, इनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब जो नज़दीक होता है ना, दृष्टि दोष, इसमें जो है व्यक्ति को जो है पास की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे देता है, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या दिखाई देती, धुंधली, मतलब थोड़ा परछाई टाइप का दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका एक कारण मुख्य ये है, जो नेत्र लेंस जो होता है, आंखों में जो लेंस लगा रहता है, उनकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाता है, या कहीं ना कहीं दूसरी स्थिति में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना होता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए जो है जो भी व्यक्ति होता है ना, उनके जो चश्मे होते हैं ना, उनके चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या है और इनका उपयोग, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, इसको पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2, है ना। यह सफ़ेद रंग का एक महीन चूर्ण होता है, ठीक है। पानी मिलाने पर यह जल्दी कठोर हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ठोस के रूप में आ जाता है। इसका उपयोग जो है मूर्ति बनाने में किया जाता है, सजावटी वस्तु, ठीक है, उसके बाद खिलौना, टूटी हुई हड्डी पर प्लास्टर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते होंगे छत जो होता है, छत में उसमें भी चिकनापन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। छत का जो अंदर का भाग होता है पीओपी मरवाया जाता है। तो देखिए 34 नंबर का सवाल है विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ठीक है। इसका आप नोट्स वगैरह देख सकते हैं, आपके शिक्षक प्रोवाइड करवा दिए होंगे।
और चलिए हम रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पे शॉर्टकट में इसको हम सरल भाषा में जानते हैं, रिमाइंड करवाते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखिए, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें जो भी विद्युत धारा होती है ना वो उत्पन्न होता है, राइट। घुमाने पर कुंडली को विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जनित्र का कार्य क्या है? जनित्र का कार्य सिंपल ये है कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इनका उपयोग जो है बिजली उत्पादन में किया जाता है। किस में किया जाता है? बिजली उत्पादन में। 35 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, पुष्प का जो होता है कहीं ना कहीं आप फिगर आउट आपका कॉपी में होगा, आप उसको एक शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्टकट में। ठीक है, तो पुष्प जो होता है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? प्रजनन अंग। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के कितने मुख्य भाग होते हैं? 4। एक होता है दल पुंज, दूसरा होता है पुष्प मंडल, है ना, तीसरा होता है केसर दल और चौथा होता है अंडप। केसर दल जो होता है वो नर भाग होता है, क्या होता है, लेकिन अंडप जो होता है वो मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग। परागन और निषेचन की जो क्रियाएं होती है वो कहाँ पे पूरा होता है? पुष्प यानी फूल में, जिससे फल और बीज बनता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर का सवाल देखिए, आंख की समंजन क्षमता क्या होता है? तो आंख का समंजन क्षमता जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? आंख का समंजन क्षमता ऐसा क्षमता होता है जिससे हमारी आंखें कोई भी वस्तु को जो है साफ साफ देख सकता है। ठीक है, फोकस दूरी जो होता है वो बदलकर पास की वस्तु या दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यह क्षमता जो है आंख के लिए यानी नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अच्छी समंजन क्षमता होने से जो है हमारा आंख क्या होता है? स्वस्थ रहता है और देखने का नजरिया साफ रहता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर का सवाल कह रहा है, स्वपरागन पर परागन में क्या अंतर है? भेद। स्वपरागन मतलब उसी फूल या उसी पौधे के जो है दूसरे फूल में जाते हैं और इसमें विविधता कम पाई जाती है। ठीक है, परागन। पर परागन जो होता है ये एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल में जाते हैं। ठीक है, इससे जो है नई किस्में बनती है और पौधे अधिक स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, एक पौधा से दूसरा पौधा में जाना परागन जो होता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर का सवाल देखिए प्यारे बच्चों। 38 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल जो अम्ल होता है उसका अभिक्रिया अल्कोहल के साथ अम्ल और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। और इसी प्रक्रिया को हम एस्ट्रीकरण कहते हैं। एस्टर में मीठी सुगंध होती है, इसलिए इसका उपयोग इत्र और फ्लेवर, अनेक प्रकार के जो फ्लेवर होते हैं, जो सुगंध होते हैं, आप लोग सुगंध जो लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आजकल डाला जाता है फ्लेवर, जैसे कैंडी वगैरह हो गया, ठीक है, इत्र वगैरह हो गया, है ना, परफ्यूम, है ना, इन सारी चीज़ों में डाला जाता है। ठीक है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के ही दौरान बनते हैं। और चलिए 39 नंबर का सवाल देखिए। 39 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आप चित्र देख सकते हैं आप अपना नोट्स में। ठीक है, तो चलिए इनको हम रिवाइज करके थोड़ा समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत जो मीटर होता है, फ्यूज, वो स्विच, अर्थिंग और उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? उपकरण इसमें होते हैं। ठीक है, ये समांतर क्रम पर आधारित होता है। क्यों होता है समांतर क्रम में? इसलिए आधारित होता है कि सभी उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है। ठीक है, और फ्यूज सुरक्षित रहता है। ठीक है, अर्थिंग, है ना, विद्युत दुर्घटना से बचाती है। फ्यूज जो लगाया जाता है, अगर हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा और हमारे घर में जितने भी उपकरण रहेंगे वो बच जाएंगे। अगर ये फ्यूज नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा कि जितने भी वोल्टेज, हाई वोल्टेज आएंगे उनके साथ साथ, है ना, सारे मतलब तारों में पहुंचेंगे, वायरिंग वगैरह में, वायरिंग जल जाएगा। इनसे विद्युत परिपथ जो होता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के दौरान आपके घर में जितने भी परिपथ हैं, जितने भी चल रहे हैं, ठीक है, सारे कहीं ना कहीं फ्यूज हो सकता है। ठीक है, आपको भारी नुकसान हो सकता है। उसके बाद देखिए 40 नंबर का सवाल कह रहे हैं, लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, देखिए लिंग निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक है, डीएनए द्वारा। स्त्री में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, माँ के अंडाणु में केवल X गुणसूत्र होता है, दोनों जोड़ा। ठीक है, जबकि पिता के शुक्राणु में X और Y होता है। ठीक है, और यदि शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु X अंडाणु से मिलता है तो लड़की होता है और Y से मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, तो याद रखिए 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, याद रखिए। ठीक है, कहीं कहीं 22 जोड़ा दर्शाया गया लेकिन 23 जोड़ा होता है एक्चुअल में। चलिए 41 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष और इनका निवारण। याद रखिए इनसे संबंधित एक सवाल आपका एग्जाम में आ ही सकता है, चाहे फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो। दृष्टि दोष से, दृष्टि दोष आपका 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक है,
दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ देख लेता है, लेकिन नजदीक की वस्तु वो नहीं देख पाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जस्ट निकट दृष्टि दोष का ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें जो होता है लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाता है या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है, और इसको दूर करने के लिए जो है व्यक्ति का जो चश्मा होता है, आंखों का चश्मा, उसमें किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। राइट, तो याद रखिए। चलिए 42 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सजातीय श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें सभी पद समान होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की जो राशियां होती है वो समान होती है। उदाहरण के लिए लंबाई हो गया, है ना, लंबाई सजातीय श्रेणी की मदद से जितने भी ये होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, एक समान श्रेणी में आता है। तो इसमें जो है आपका इन्वायरमेंट के लिए आता है अनेक प्रकार के जीव, है ना, वो सजातीय श्रेणी में आता है। किस में आता है प्यारे बच्चों? सारे के सारे सजातीय श्रेणी में आता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। मेरा मेन मोटिव था आपको रिवीजन करवाना। ठीक है, चलिए 43 नंबर का सवाल देखिए। विद्युत, है ना, ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या है? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मतलब है जो विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग में लाई जाती है, उपयोग की जाती है। याद रखिए इसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति वह रेट को कहते हैं, वह दर को कहते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा खर्च होता है। क्या होता है? खर्च होता है। इसे वाट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वाट में। इसमें जैसे पंखा, बल्ब और हीटर, है ना, सभी प्रकार की जो है क्या होती है? विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं ये सारे जितने भी उपकरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर का सवाल देखिए। 44 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 44 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस में जो है वस्तु की, है ना, वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग जो है चश्मे, कैमरे और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। याद रखिए जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसमें जो है छोटे छोटे चीज भी बड़े दिखते हैं। उसके बाद देखिए 45 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? जैव अपघटनी तथा अजैव अपघटनी क्या होता है? जैव अपघटनी, याद रखिए जैव अपघटनी जो है अपशिष्ट होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, छोटे मोटे जो जीव होता है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो सर गल जाते हैं, मतलब सरा गला देता है कोई भी चीज़ों को। छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया वगैरह, है ना, जैसे भोजन का कचरा, पत्तियाँ, ये सबको सरा देता है, जो आसानी से गल जाता है, उसको जैव अपघटनी बोलते हैं। और याद रखिए जो आसानी से नहीं गलता, यानी घटता ही नहीं, मतलब गलता ही नहीं। ठीक है, वैसे पदार्थ जो नहीं गलता है, अब घटित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अपशिष्ट को, जैसे अपशिष्ट होते हैं लंबे समय तक भी नष्ट नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को हमारा नुकसान पहुंचाता है, उसको अजैव अपघटनी बोलते हैं। उसके बाद देखिए 46 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 46 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में बताना है। तो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जो था वो आवर्त नियम दिया था। उनका आवर्त नियम ये बताता है कि किसी भी संकरण जो होता है, संकर जाति के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसका जो लक्षण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी दर तक एक निश्चित अनुपात में प्रकट होते हैं। जैसे मटर के पौधे के बारे में ये अच्छा से दर्शाया है, एक बौना पौधा, एक अच्छा पौधा लेकर के। ठीक है, यह नियम अनुवांशिकी का आधार है। मटर के पौधे पर यह प्रयोग करके मेंडल ने यह साबित कर दिया था कि जो लक्षण होता है वो स्वतंत्र रूप से हमें विरासत में मिलते हैं। ठीक है, किसमें मिलते हैं प्यारे बच्चों? विरासत में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा अगर आप सिलेबस को पढ़े हैं तो। चलिए उसके बाद 47 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का उपाय। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ये भी आपका जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में, और ये बायोलॉजी के साथ साथ आपका सोशल सब्जेक्ट में भी आ जाता है, ज्योग्राफी वगैरह में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, यानी वृक्षारोपण करना चाहिए, जल को सुरक्षित रखना चाहिए, जल संरक्षण, ऊर्जा का बचत करना चाहिए, और जितना यूज़ हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। जैसे बल्ब चालू करके छोड़ देता है, पंखा चालू करके छोड़ देता है ना, हीटर चालू करके छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऊर्जा का बचत करना है। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना है, जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए जो है स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना चाहिए। कचरे का जो है पुनर्चक्रण करना चाहिए, कचरे का सही इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे जो है हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, हमारे लिए पर्यावरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए हम जो सांस लेते हैं शुद्ध शुद्ध, वो पर्यावरण के ही कारण से मिलता है। ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी हम लोग जान चुके थे, फिर भी एक बार समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इंसान में जो लिंग निर्धारण वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है ना। एक्स गुणसूत्र से लड़की होती है और वाई गुणसूत्र से क्या होता है? लड़का होता है।
महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रक्रिया में माँ की कोई भूमिका नहीं होती लड़का लड़की में। आजकल झूठों को समाज में धारणा बना के रखा है कि फलाना लेडीज खाली लड़की ही पैदा करती है ना, तो कहीं ना कहीं ये समस्या पुरुषों में होता है। ठीक है, महिलाओं का कोई इसमें है ना ये नहीं है, गलती नहीं है। यह जैविक प्रक्रिया है और प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें पुरुषों का भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये जैविक प्रक्रिया है, याद रखिए। 49 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि विद्युत धारा से जो है उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताना है। ठीक है, जब किसी भी चालक जो होता है चालक, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, याद रखिए, उसके जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रभाव। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर जो होता है और विद्युत चुंबक काम करते हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत में दोनों काम करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में बताना है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार वो ये बताता है कि बाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठा और मध्य उंगली जो होता है मध्यमा को परस्पर अगर लंबवत हम फैलाते हैं, लंबवत, ठीक है, तो पहली उंगली जो होता है, पहली उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र और मध्य बीच की उंगली जो होता है वो धारा और अंगूठा जो होता है, अंगूठा वो गति की दिशा बताता है। और ये नियम जो है विद्युत मोटर के उपयोग में प्रयुक्त किया गया था, उपयोग किया गया था। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए है ना, अगर साइंस का MCQ का रिवीजन चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। अगर आप जो है पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक को प्रोवाइड करवा दिया गया होगा, तो उस पर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप बेस्ट ऑफ लक आपको।